स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका एक बढ़िया सा वायरल पेपर। जैसा कि आपके क्वेश्चन जो है 24 फरवरी के हिंदी के पेपर में आएंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और सभी आपके जो है विथ सॉल्यूशन बताए जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे इस पेपर के, वो जो है आपके पेपर में 24 फरवरी का जो आपका पेपर होगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न खंड क का। पहले का क दिया है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। यानी प्यारे बच्चों, आपका जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है उसका नाम क्या है? आपका हिंदी प्रदीप। दूसरा ऑप्शन दिया है ब्राह्मण। तीसरा आपका दिया है सरस्वती और चौथा मर्यादा। तो प्यारे बच्चों, आपका जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है वो आपका ब्राह्मण है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। ख वाला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यानी कि आपका जो बाण भट्ट की आत्मकथा है प्यारे बच्चों, उसके लेखक आपके कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल और चौथा प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो प्यारे बच्चों, आपका बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक जो आपके हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी आपको बहुविकल्पी हो या आपका प्रश्न उत्तर हो, सब कुछ आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला है अशोक के फूल किस विधा की रचना है। यानी कि आपका जो अशोक के फूल हैं वो किस विधा की रचना है? आपका कहानी है। दूसरा है संस्मरण। तीसरा उपन्यास और चौथा निबंध। तो जो आपका अशोक के फूल है प्यारे बच्चों, आपका किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब अगला वाला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। यानी कि आपका जो भारत दुर्दशा है प्यारे बच्चों, उस नाटक के आपके रचनाकार कौन है? तो आपका जो भारत दुर्दशा नाटक है प्यारे बच्चों, उसके रचनाकार जो आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अंगा में देखेंगे कि इनमें से गद्य साहित्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। यानी कि आपका कहानी में या फिर उपन्यास में या फिर नाटक में या फिर आत्मकथा में। यानी कि ये जो चारों ऑप्शन दिया है इनमें से किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का जो है स्थान नहीं है? तो जो आपका आत्मकथा होता है प्यारे बच्चों, यानी कि आपका आत्मकथा जो है एकदम सही होगा। पहले तो आपके पहले में जो 5 प्रश्न थे वो आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। अब 5 जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे पहले बच्चों आपके पद्य साहित्य के इतिहास से होंगे। तो जिसमें पहला दिया है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। यानी कि इनमें से आपके जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है? पद्मावत। दूसरा सूरसागर। तीसरा रामचंद्रिका या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है। यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना इनमें से कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, आपका जो चांद का मुंह टेढ़ा है वो आपका हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना इनमें से। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है एकदम सही होगा। अगला है हरिऔध का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। यानी कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय होगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपकी छायावाद जो होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रकृति चित्र। दूसरा युद्ध वर्णन। तीसरा यथार्थ चित्र। चौथा भक्ति प्राधान्यता। तो आपका छायावाद की जो मुख्य विशेषता है प्यारे बच्चों आपका क्या है? प्रकृति चित्रण, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है एकदम सही होगा। अब अगले प्रश्न देखेंगे, यानी घ वाला प्रश्न। तो दिया है आपका प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। और ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार जो है क्लासेस में बता रखा है कि प्रकृति का जो सुकुमार कवि है किसे कहा गया। तो आप लोग पहले ही कमेंट कर दीजिएगा आंसर को। तो आपका जो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया आपका प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पंत को कहा गया है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पूछे तो चौथे ऑप्शन में ही आपको सुमित्रानंद पंत दे, आपको पहले ऑप्शन में भी दे सकता है। यानी कि ऑप्शन आपको ऑप्शन से नहीं जाना है, आपको जो है एकदम एग्जैक्ट आंसर याद करने हैं। अब अंगा वाला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक हैं। यानी तार सप्तक जो है उसके संपादक कौन है? पहला ऑप्शन दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। तीसरा गिरजा कुमार माथुर। चौथा धर्मवीर भारती। तो प्यारे बच्चों, आपके जो तार सप्तक के संपादक हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब अगला यानी तीसरा वाला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका दिया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि तीसरा जो आपके पेपर में प्रश्न होगा वो गद्यांश पर आधारित होगा। और गद्यांश में जो है आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक अथवा करके मिलेगा, तो आपको कोई एक करना रहता है। और जो ये गद्यांश हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका जो है बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। दिया है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है।
इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप जो है गद्यांश वाला क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर पद्यांश वाला, तो उसको 2 से 3 बार जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे जो है आप इसका एकदम बढ़िया से जो क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं उसका आंसर लिख लें। जैसे पहला आपको इसमें प्रश्न दिया है, जन का प्रवाह किस तरह का होता है, यानी कि जन का जो प्रवाह है किस तरह का होता है। तो हमने आपको 2 से 3 बार इसलिए पढ़ने को कहा था, जैसे आप पहली लाइन में देखेंगे इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो तुरंत आप आंसर ढूंढ लेंगे। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो दिया है जन का प्रवाह अनंत होता है। अब अगला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक हमने आपको पहचान करने वाले शब्द बताए थे, जैसे जन शब्द आए, पृथ्वी शब्द आए यानी भूमि शब्द आए। तो आपका कौन सा पाठ होगा, राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि आपका पाठ का जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और इसके जो लेखक हैं आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। अब तीसरा इसमें है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है। यानी रेखांकित अंश का आशय यह है कि आप लिखेंगे कैसे कि रेखांकित अंश का आशय यह है कि जन का यानी लोगों का जो प्रवाह है, यानी जो लोगों का प्रवाह होता है वो अनंत होता है, यानी कि कभी खत्म होने वाला नहीं होता। यानी कि पृथ्वी पर जो है इनका प्रवाह जो है हमेशा चलता रहेगा, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो है शास्त्रों यानी कई वर्षों से जो है चला आता आ रहा है। तो आप जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो आप जो है उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में उलट करके लिखेंगे, यानी कि वैसे शब्द ना हो जो कि आपको दिया हो। अगला है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो सूर्य की रश्मियां है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, इसी में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहता है। यानी कि सूर्य की रश्मियां जो है जब तक भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहता है। तो यही जो है सूर्य की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। अब अगला है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो आप ये भी देखेंगे, यह भी आपका है कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूमि के साथ जो है राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया है। तो आप देखेंगे ये सभी प्रश्न आपके हो गए और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लगातार आता है। अब आपको ये आता है तो ये वाला करिए, या फिर अथवा में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे अथवा वाला आपका दिया है और ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है और आपका ये भी जो है बार बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिया है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका ये वाला जो गद्यांश है इसमें भी आपको उसी प्रकार प्रश्न होंगे और आप जब भी गद्यांश को सॉल्व करें, मैं आपको बार बार कहते हैं कि आप इसे 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपको जो है आंसर इसी में मिल जाए। जैसे पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपका पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, यानी आपका भाषा और आधुनिकता वाले पाठ से हमने आपको पहले ही कहा था रमणीयता मिले, नित्य नूतनता मिले, जब पहचान वाले शब्द बताए थे तो उसमें तो आपका भाषा और आधुनिकता से। और इसके जो लेखक हैं आपके प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अब अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दिया है, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। तो यही जो आपका रेखांकित अंश, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो आप लोग इसको जो है एक अपने आप से प्रयास करिएगा। अगला है, क्या चीजें अन्योनाश्रित हैं। तो आप देखेंगे रमणीयता और नित्य नूतनता जो है आपका अन्योनाश्रित है, यानी कि आपका जो है इसी में आपको आंसर मिल गया। इसीलिए हमने आपको कहा था 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर उसी में मिल जाएंगे। अगला है, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो आप इसको भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। तो ये भी आपका इसी में मिल गया। इसीलिए हमने आपको कहा था जब भी आप पेपर में गद्यांश को या पद्यांश को सॉल्व करें उसे 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब अगला है, रमणीयता और परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी रमणीयता और परंपरागत जो शब्द हैं इनके आपको अर्थ लिखने होंगे। अब चौथा वाला जो प्रश्न आपका आएगा प्यारे बच्चों आपके पेपर में, वो होगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि पद्यांश पर भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी आपको गद्यांश की बात ही 2 रहते हैं और कोई एक आपको करना रहता है। जैसे पहला है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगनी,
कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परियारो, नहीं भोगनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर डारो। अब देखेंगे प्यारे बच्चों आपका इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है और इसको भी आप उसी प्रकार करेंगे। दिया है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो आपको हमने इसमें पहचान वाले शब्द बताए थे। जब भी आपको अबला वाला वियोगनी शब्द दिखे, विफलता शब्द दिखे, सिंदूर बिंदु दिखे, तो आपका कौन सा रहेगा? गीत रहेगा। और गीत किसका रहेगा? मैथिली सरल गुप्त का। यानी इसका शीर्षक हो जाएगा आपका गीत और लेखक यानी कवि हो जाएंगे आपकी रचयिता इसके मैथिली सरल गुप्त जी। अब अगला है उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? तो उर्मिला ने जो है शिव का तीसरा नेत्र जो है सिंदूर बिंदु को बताया। आप देखेंगे सिंदूर बिंदु यह है हर नेत्र तिहारो निहारो, यानी कि उर्मिला ने जो है शिव का तीसरा नेत्र जो है सिंदूर बिंदु को बताया। अब अगला इसमें प्रश्न है इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो इस पद्यांश में जो आपका है किस ऋतु का वर्णन है प्यारे बच्चों? वसंत ऋतु का। यानी कि आपका जो इसका उत्तर होगा इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो वसंत ऋतु का। चौथा वाला क्वेश्चन है यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? यानी कि यह पद्यांश जो है आपका किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आपका जो है यह पद्यांश जो है आपका काव्यांजलि से उद्धृत है। यानी कि आपका जो पद्यांश है काव्यांजलि से उद्धृत है। और इसमें भी आप देखेंगे रेखांकित अंश एक आपका है मैं अबला बाल योगिनी कुछ तो दया विचारो। तो ये जो है आपका रेखांकित अंश तो आपका जो है इसमें कहती है कामदेव कि मैं अबला यानी कि मैं अबला हूँ बाल वियोगिनी, तो आप तो जो कामदेव है मेरे ऊपर कुछ दया विचारो। तो यही जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा इससे डिफरेंस होना चाहिए जो आपको रेखांकित अंश दिया रहता है। अब वो वाला आता है तो उसको करिए आप, फिर आपको अथवा में भी देगा आपको। जैसे दिया है आपका सावधान मनुष्य, और प्यारे बच्चों आपका ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और आपका बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी अधार। अब देखेंगे आप जो है प्यारे बच्चों आपका इसको जो आप लोग होमवर्क में करिएगा, इसे आप खुद से प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर हम सभी बता देंगे तो आप लोग कुछ अपने आप से प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सिर्फ अपने आप से भी प्रयास करेंगे तभी जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी के पेपर में कर पाएंगे। जैसे हम आपको बता देते हैं पाठ का शीर्षक और कवि के नाम। तो आप देखेंगे सावधान मनुष्य है, तलवार है, विज्ञान शब्द दिया है यानी कि आपका अभिनव मनुष्य वाले चैप्टर से है, और इसके कवि आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब इसमें दिया है विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। चौथा वाला है मनुष्य के अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। और पांचवा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या यानी काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार, इसकी आपको व्याख्या करनी है और इसको जो है आप लोग खुद से प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पांचवें वाला, और पांचवा का जो है हमने आपको पहले जीवन परिचय बता दिए हैं कि आपको याद कौन कौन से करने हैं। जैसे आपका लेखक में हो गया आचार्य प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव सरल अग्रवाल का, जहाँ से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और आपका कवि में जो है आपका सुमित्रानंद पंत का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, और आपको एक जो याद करना है आपका महादेवी वर्मा का। तो आपका लेखक और कवि का जीवन परिचय हमने आपको बता दिया है कौन कौन से याद करने हैं। जैसे इसमें आपका कवि का हो गया, यहाँ से आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है छठवां वाला, लाठी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, या फिर अथवा में ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो इसमें जो है आप लाठी कहानी हो आपका, पंचलाइट हो और ध्रुव यात्रा हो, इनका जो है आप सारांश याद कर लेंगे तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर जो है एकदम फिक्स हो जाएंगे। सातवां वाला प्रश्न है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। और ये जो आपका खंड काव्य जो है जिला अनुसार होता है, तो इसे आप जो है अपने जिले अनुसार याद कर लीजिएगा, आपके जिले का कोई भी हो। जैसे किसी जिले का मुक्ति यज्ञ है, कहीं का आपका सत्य की जीत है, और किसी जिले का आपका रश्मि रथी है, और कहीं का आपका जो है आलोक वृत्त है, और किसी जिले का आपका त्यागी पति है, और कहीं का श्रवण कुमार। तो आप लोग जो है इसे अपने जिले अनुसार तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जिले अनुसार होता है और यहाँ से आपके 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो खंड काव्य है उसे जिले अनुसार अपने याद कर लीजिएगा, आपके जिले का जो भी हो। अब अगला आपका देखेंगे खंड ख में जो आता है आपका आता है संस्कृत पे प्रश्न दिया जाता है और आपको इसका जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना रहता है। और ये जो आता है आपका 7 नंबर का, और यहाँ पर आपके 2 पूछे जाते हैं, कोई एक करना रहता है। जैसे आपका पहला वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और नेच भारत भारवी भवभूताद्यो महाकव्य सुक्यो ग्रंथ रत्नेत। अब इसका आप जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करेंगे
तो सबसे पहले इसका आप क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत द्विदर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। यानी कि इसका संदर्भ जो होगा कि प्रस्तुत गद्यांश, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश जो है आपका हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत द्विदर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। और इसका जो है आपका आप संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना था। तो इसका हिंदी अनुवाद आपका होगा, आज भी संस्कृति साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा संस्कृति एक सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तो ये इसका आपका हो जाएगा हिंदी अनुवाद। अब देखेंगे अथवा वाला प्रश्न। तो अथवा वाला आप लोग जो है अतीते प्रथम कल्पे जना, इसका जो है खुद से जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने का प्रयास करिएगा। अगला ख में दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। और आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्वतः घट स हेतु सर्व विद्यान धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि दो आपको ये जैसे दो दिए हैं, कोई एक आपको करना रहता है। तो आपका जो ऊपर वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संदर्भ इसका लिखेंगे आप कैसे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत द्विदर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है। यानी इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत द्विदर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है। और इसका जो आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का हेतु कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का भी होना आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही हो सकता है। तो ये आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब आपका अथवा वाला जो है इसे आप लोग खुद से करिएगा, एक हमने आपको बता दिया। अगला है निम्नलिखित में से एक मुहावरे का हिंदी में जो है अर्थ लिखकर, तो दिया है एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे मुंह फुलाना गुस्सा होना होता है, हाथ पीले करना मतलब शादी होता है, दाल में काला होना, और एक आपका सावन नरे ना बादल सीखे। तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस खुद से करिएगा। अब अगला देखेंगे आपको जो दिया है प्रश्न, आपको एक गद्यांश वाला दिया रहता है, तो ये हर पेपर में नहीं दिया रहता है। अब अगला है ग्राम्य का निम्नलिखित समूहों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे वसन और व्यसन का, तो वसन मतलब आपका वस्त्र होता है और व्यसन मतलब आपका आदत होता है। यानी कि आपका ब वाला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब अगला है अन्न और अन्य, तो अन्न मतलब आपका अनाज होता है और अन्य मतलब दूसरा होता है। यानी कि अ वाला ऑप्शन का एकदम सही है। अगला वाला देखेंगे दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। जैसे चपला का दिया है, जीवन का दिया है और शिव का। तो कोई आप इसमें कुछ फिक्स शब्द होते नहीं होते हैं, कोई भी आपका पूछ सकता है, तो इसे आप लोग जो है याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी दे सकता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जो शिक्षा देता है तो आपका शिक्षक हो जाएगा, यानी कि अ वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है जो सब कुछ जानता हो, तो आपका जो सब कुछ जानता हो आपका सर्वज्ञ हो जाएगा, यानी अ वाला इसमें भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे मैं भोजन कर लिया, तो जैसे मैंने भोजन कर लिया। आपका मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो ये आपका सही है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो ये जो है आपका मैं कलम के साथ नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ, आपका ये सही होगा। आप देखेंगे अगला है आपका रस छंद अलंकार, यानी कि संयोग रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो आपका रस छंद अलंकार में कौन कौन से हमने पढ़ना है आपको, हमने सबने आपको जो है प्रॉपर एक वीडियो बना करके एक ही वीडियो में सबका बताया कि रस में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, छंद में कौन कौन से पढ़ने हैं और अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं। जैसे दिया है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। अगला है दोहा छंद अथवा सोठा छंद का उदाहरण और लक्षण लिखिए। अब छंद रस अलंकार हो गया, वो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो जिसमें एक प्रॉपर वीडियो में हमने इन्हीं तीनों के बारे में बताया, तो आप लोग जा करके जरूर देखें। 13वां अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक पत्र का, और इससे पहले भी हमने पत्र बहुत सारे टॉपिक आपको बताए, तो आप लोग उसके भी जा करके जरूर देखें। या फिर अथवा में विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कोई दोनों में से एक लिखना रहेगा। अगला और अंतिम प्रश्न 14 प्रश्न ये आपके पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे आपका दिया है पर्यावरण का संतुलन, असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके निबंध के सभी टॉपिक हैं। बेरोजगारी की समस्या और समाधान। अगला है नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता। उसके बाद है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक,
फिर है महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव। उसके बाद है आपका वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। और प्यारे बच्चों, आपके सभी जो टॉपिक निबंध वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फरवरी के पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा और आप लोग अपनी तैयारी में एकदम बेहतर तरीके से जुड़े होंगे।